जिसका खुद का घर कांच का हो ना, उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं पत्थर नहीं मारने मारने चाहिए। हम्म। भाई आप आर एस यादव की कोई सी बढ़िया छवि कौन सी भी ईमानदार वाली छवि रही हो, हम्म। और उसकी वाइफ की ईमानदार वाली छवि, मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है। हाँ। मुकदमे मेरे खिलाफ भी बहुत बने हैं, हाँ। थाने में मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी जूत लगे में जूते गिने से कौन जानते। हाँ, वो उनकी बात तो भी ठीक बात है, बता रहे मैंने कहते भाई मैं गिन रहा था। वो गिन जाता है, बात है, जूते तो इतना लंबा जूत हुआ वो, हाँ। उसमें एक तरफ बड़ा होता है सारा सिस्टम, हाँ, वो पड़ा पूरा। पूरा हाँ, वो बिल्कुल। लगा है। जब वो लगा तो ध्यान छोड़ा ना वो कितने जूते लग गए। हाँ। ये कभी नहीं होता है, बड़े बड़े आश्चर्यजनक बात। लेकिन चौधरी प्रधान ने लंबे समय तक राज किया, सबसे समय तक लंबा तो सीएम मुख्यमंत्री। रहे, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट रहे। हाँ, सी में वाला मंत्री है वो न्यारी एमएलए विधायक है, वो न्यारी कॉलोनी काटन लाग रहा है। हम्म। उराला मंत्री न्यारी कॉलोनी काटन। जितेंद्र पहल को एनकाउंटर करवाया जींद में, ये जो बम्बेवा से निकलते गुवाना रोड पे, हम्म। यहाँ एनकाउंटर हुआ था उसका, नदी के ऊपर। हम्म। उसको मतलब पुलिस कस्टडी में पहले था, वो पुलिस कस्टडी में बाद में ले जाके उसको मारा। और फिर उसका वो क्यों मारा, क्योंकि उसने चंद्रमोहन को धमकी दे दी थी। जबकि तो चंद्रमोहन के अच्छे दोस्त होते थे। चंद्रमोहन उसको यूज करता था। घर में मान लो 10 मेंबर है ना, सबको दो दो गनमैन चाहिए। उनमें से एक तो गनमैन उसकी ड्राइवरी करेगा, हाँ। एक गनमैन उसकी रील बनाओगा, फोटो खींचेगा, फिर वो फेसबुक पर डालेंगे, घर में आए आप लोगों का स्वागत करते हुए, या फलानी जगह गए, दसुट्टन पे गए, मौत पे गए, सब चीजों के फोटो बनाने लग रहे हैं। आज एक मंत्री अपने हिसाब का, एक ही मंत्री, उसके घर 25 गनमैन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश पुनिया जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और लगातार जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ रूबरू होते रहते हैं। आज का जो खास मुद्दा है वो मुद्दा यूं कहें कि पिछले काफी दिनों से हरियाणा की राजनीति में उस मुद्दे ने भूचाल मचाया, और जिस तरीके से उस मुद्दे की क्लोजिंग एक तरह से हो गई है। मैं बात कर रहा हूं पूर्व आईपीएस आरएस यादव की। और जो यादव हैं वो कहीं ना कहीं पहले एक चैनल पर आकर आरोप लगाते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने उनके 39 जूते मारे, और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये इंटरव्यू बार बार दिए। उनकी पत्नी ने भी दिए, उन्होंने भी इंटरव्यू दिए। तो लगातार कहीं उन्होंने बात कही कि मेरे पास सारे के सारे साक्ष्य हैं और मेरे साथ इस तरीके के जो है वो कारनामे हुए थे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जब अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो मानहानि का दावा करेंगे और सारी की सारी चीजें करेंगे, जब तक आरएस यादव माफी नहीं मांग लेते तब तक वो कहीं की कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब नया मोड़ जिसमें आया है, आरएस यादव अपने बयानों से पलट गए हैं। उन्होंने लिखित रूप में अभय सिंह चौटाला से माफी मांग ली है, या फिर साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने आरोप लगाए थे ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। लेकिन जो ये पूरे का पूरा मामला चला और काफी दिनों तक हरियाणा की राजनीति एक तरीके से गरमाई रही, इस पूरे प्रकरण पर बात करेंगे। और पहले की सरकारों में इस तरह के मामले आखिर किस तरीके से होते थे, सत्ता का मिसयूज आखिर किस तरीके से किया जाता रहा था, और इस तरह की घटनाओं से प्रदेश की राजनीति पर या फिर एक आम लोगों पर क्या कुछ असर पड़ता है, वो सारी की सारी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पूरा मामला देखा और आप तो छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और बहुत सारी सरकारों का कार्यकाल आपने देखा और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली किस तरीके की रही वो भी आपने सारी की सारी अपने जीवन में आपने देखी है। जिस वक्त की ये बात है उस टाइम भजन लाल की सरकार होती थी हरियाणा में, और जिस तरीके से आरएस यादव ने जो ये घटनाक्रम उन्होंने बताया, और जिस तरीके से जब एक आंदोलन कहीं न कहीं चला हुआ था और रेल कहीं न कहीं रोकी गई, और जहाँ तक अगर मैं ठीक हूँ तो समाजवादी जनता पार्टी नाम से उस वक्त यानी कि पार्टी का नाम था, इनेलो नहीं थी क्योंकि नाम बदलते रहे। और अभय सिंह, अजय सिंह और भी बहुत सारे नेताओं पर जो है वो मामला दर्ज किया गया, और किस तरीके से गिरफ्तारी वो सारी की सारी चीजें हुई। हालांकि प्रदर्शन होते रहते हैं लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए इस तरह के मामले नहीं आते। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, पहले आरोप लगाना और फिर यू टर्न करके माफी मांग लेना? देखो ऐसा है, हरियाणा का एक इतिहास भी रहा है कि यहाँ, अब तो चलो मोबाइल आ गए, सोशल मीडिया आ गया जी। जितने भी ये आईपीएस और आईएएस है, इन्होंने अपने वक्त में जी। पोस्टिंग लेने के बाद अनाप शनाप तरीके से अपने मतलब सत्ता का दुरुपयोग किया है।
अपने आका को राजी करने के लिए। नहीं, वो किया किसके कहने पे है? ये किया है अपने जो मातहत उस टाइम मुख्यमंत्री होते थे उनके कहने पे। ठीक है। और ये शुरुआत हुई चौधरी भजनलाल से। जब चौधरी भजनलाल ने 77 में चौधरी देवीलाल जब सीएम बने जी। भट्टू हल्के से एमएलए बने थे और हमारा वो हल्का था, मैं तो उस टाइम 11 साल का था। तो उसके बाद जो 2.5 साल बाद जो भजनलाल ने सरकार तोड़ी थी ना, वो इसी बल पे तोड़ी थी, धन और पैसे के बल, मतलब धन पे और उस पे लालच के बल पे। ठीक है। जब एमएलए लेके अपने साथ चले गए थे। तो क्या है कि उससे पहले जो राजनीति, जो आप आंदोलन की बात कर रहे हो, चौधरी देवीलाल का इतिहास रहा है। उन्होंने हमेशा मतलब लगभग 40 साल तक उन्होंने संघर्ष किया और राज शायद 4 साल ही किया हुआ। हाँ, उन्होंने बिल्कुल 2.5 साल पहले किया 77 में, फिर 87 में किया। बस उसके बाद मतलब ये 2000 संघर्ष का जीवन ज्यादा रहा। हाँ, ज्यादा रहा। राज उन्होंने कम चलाया, लेकिन चौधरी भजनलाल लंबे समय तक राज किया। और राज किया तो नेचुरली उन्होंने राज किस तरीके से किया ये पब्लिक के सामने। आज भी उनका नाम रिकॉर्ड है, सबसे लंबा तो सीएम रहे और सबसे ज्यादा भ्रष्ट रहे। अच्छा, सबसे ज्यादा भ्रष्ट रहे। मतलब उनके बारे में तो मतलब खट्टर साहब ने अभी जो पिछले लोकसभा चुनाव में, चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव में, जब सरेआम कैमरे गांव में रैली, कैमरे गांव में बोला भी तारो एक मुख्यमंत्री होंदा हो रहा है, नो कहंदा भी पटवारी ने 100 रुपये ना दियो, 100 रुपये दे दियो, 200 रुपये चंडीगढ़ तक का भाड़ा लगा के ना आइयो, काम करा लियो। हाँ, तो काम करा लियो। मतलब उनके बारे में, चौधरी भजनलाल जी के बारे में स्पेशल खट्टर साहब ने बोला भी एक ऐसा मुख्यमंत्री भी हुआ है। मतलब आज के दिन जो आज तो भ्रष्टाचार एक आदत बन गई। डेली देखते हो आप, हजारों मतलब मुकदमे हैं, पकड़ते भी हैं और विजिलेंस भी पकड़ रही है, लेकिन कोई असर नहीं होता क्योंकि वो 2-4 दिन में, क्योंकि हमारे जो आईएएस कितने तो आईएएस के खिलाफ मुकदमे बढ़ लिए चल रहे हैं। ठीक है ना। और पहले क्या था, चौधरी भजनलाल जो है ना, वो एक एक चीज की फाइल रखते थे भी किसको कैसे काबू करना है। अब आपको एक बताता हूँ जी। पहले राजनीति थी गांधीवादी टाइप। करम सिंह डांगरा जी टोहाना से एमएलए बने थे 77 में चौधरी भजनलाल इसके देवीलाल के साथ। ठीक है। वो हमेशा बस में जाते और बस में आते थे। बड़ा साधारण जीवन था। 104 साल और 6 महीने की उनकी उम्र। पीछे ही उनका देहांत, कुछ दिन पहले देहांत हुआ उनका। और आज भी उनका वही मकान, ना कोई चेंज है और वही जीवन। सादगी उनकी, आगे उनके 3 बच्चे, उनका भी यही जीवन, सिंपल जीवन। एक तो वो एमएलए थे जिन पर बस में लिखा होता 2, 3, 4 विधायक के लिए सुरक्षित, विधायक और संसद सदस्य के लिए सुरक्षित, बस पे सीटों पे लिखा होता था। आज नहीं लिखा हुआ, आजकल नहीं लिखा होता ये। तो ये वे तो एक तो वो नेता थे। एक आजकल के नेता है 25-25 तो गनमैन है उनके घर में और सारे गनमैन लेकर चल रहे हैं। उनके परिवार वालों के पास भी है। नहीं, मैं घर में मान लो 10 मेंबर है ना, सबको 2-2 गनमैन चाहिए। उनमें तो एक तो गनमैन उसकी ड्राइवरी करेगा, एक गनमैन उसकी रील बनाओगा, फोटो खींचेगा, फिर वो फेसबुक पर डालेंगे घर में आए आप लोगों का स्वागत करते हुए, या फलाने जहाँ गए, दसूटन पे गए, मौत पे गए, सब चीजों के फोटो बनाने लग रहे हैं। आज एक मंत्री अपने हिसाब का, एक ही मंत्री, उसके घर 25 गनमैन है। दूसरी बात, चौधरी भजनलाल ने टाडा भी लगवाया, वर्करों पे टाडा लगा, बहुत लोगों में टाडा लगा। वो भाजे फिर इसमें आज भी जीवित है वो लोग, चाहे आप उनका चाहो तो इंटरव्यू कर सकते हो। जीवन सिंह भी है, सुबह सिंह आर्य भी है, बहुत लोग हैं, दिलीप भी है, कई लोग हैं। और चौधरी भजनलाल ने 95 में जितेंद्र पैल का मर्डर करवाया, एनकाउंटर करवाया था। जितेंद्र पैल एक मतलब बदमाश बना था बाद में। पहले जितेंद्र पैल और जगदीश खटकड़ जी, ये जाट कॉलेज जींद के छात्र थे और रामरा गांव से थे ना, बराक खुर्द से था, बराक खुर्द से। अच्छा, जितेंद्र पैल बराक खुर्द से था, जगदीश खटकड़ गांव से था। अच्छा, खटकड़ से, ठीक है। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, बाद में इनकी आपस में मनमुटाव हो गया था कोई मर्डर वर्डर के बाद। लेकिन जितेंद्र पैल को एनकाउंटर करवाया जींद में, ये जो बम्बेवा से निकलते गुवाना रोड पे, यहाँ एनकाउंटर हुआ था उसका, नदी के ऊपर। उसको मतलब पुलिस कस्टडी में पहले था, वो पुलिस कस्टडी में बाद में ले जाके उसको मारा। और फिर उसका वो क्यों मारा, क्योंकि उसने चंद्रमोहन को धमकी दे दी थी, जबकि वो चंद्रमोहन के अच्छे दोस्त होते थे। चंद्रमोहन उसको यूज करता था
हमारे राजनीति में गठजोड़ है बदमाश का, राजनीतिक आदमी का, और ये क्या नाम है इनका, आईएएस आईपीएस का। और आईपीएस तो काम ही ये करते थे। अब जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो, अब उसने माफी मांग ली यादव साहब ने जी। पहले तो, जैसे मैं बता रहा हूँ, देवदाल आंदोलन के जनक थे। रास्ते रोकना, किक्कर काट देना, न्याय युद्ध की बात करें, एसवाईएल की बात करें, इन्होंने बहुत आंदोलन मतलब किए, रोड पे ही रहते थे। हरियाणा बंद का आह्वान कर देना, भारत बंद का आह्वान इन्होंने, जब वीपी सिंह जी बने जब भी इन्होंने बहुत बंद काल किए। तो ये जो बात, जो यादव साहब बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उस टाइम की जब चौधरी बरनाल जी सीएम थे जी। और चौधरी बरनाल के कहने पे इन्होंने इतना बड़ा एपिसोड रच दिया, जो अमीर चावड़ा ने बताया भी, कैसे हमारे खिलाफ मुकदमे बने, कैसे अरेस्ट किया, वहां से लाया, पकड़ के लाए। इसने जानबूझ के ऐसा किया था। सत्ता का मिसयूज, सत्ता का मिसयूज किया। वो मिसयूज इसलिए करते थे लेकिन कि हम अपने धन अर्जित कर सके, मनचाही पोस्टिंग, जो मर्जी पैसे खाना, ये करना, जो भी है। चलो, हालांकि जो आंदोलन था, इस तरह के आंदोलन तो आज भी होते हैं, कहीं न कहीं ट्रेनें रोक ली जाती हैं, रास्ते जाम कर दिए जाते हैं, लेकिन जो अजय सिंह ने किया, आखिर क्या इतनी सख्ताई की जरूरत थी? कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया था? आंदोलन तो राजनेता करते ही हैं। ये तो करते ही थे, और नाम भी बड़े नेताओं के आते थे। वर्कर का कभी नाम नहीं आता था। वर्कर तो अन्य में आ जाता था, अन्य में जिसका मर्जी चाहे लपेट दो जी। हाँ, उनकी आदत होती थी। लेकिन जब से ये मामले चले हैं ना पॉलिटिशियनों के, ये सत्ता का दुरुपयोग यही तो हुआ है ना। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा, वो गवर्नर था, क्या नाम उसका, गणेशी लाल का बेटा, उसको डीएसपी जितेंद्र पे नहीं चढ़ने दिया, तो उससे नेक्स्ट डे माफी पढ़ के मंगवाई। हाँ बिल्कुल, बकायदा बराबर में जितेंद्र राणा से। तो इससे ये तो सिर्फ साबित होता है कि जो राजनीतिक आदमी है वो अपने इन पुलिस वालों का दुरुपयोग करते ही करते हैं। भाई दुरुपयोग करोगे तो तुम फिर उसका नुकसान भी उठाओगे। अब जूते मारे या ना मारे इसका तो खैर अपने पास कोई सबूत है नहीं। हाँ। लेकिन वो खुद कह रहा जूते मारे। मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है। हाँ। मुकदमे मेरे खिलाफ भी बहुत बने हैं। हाँ। थाने में भी रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी जूत लगे जूते गिने से कौन जानते। हाँ, वो उनकी बात तो भी ठीक बात है, बता रहे कहते वो गिन रहा था, वो गिन रहा था। ये बात है, जूते तो इतना लंबा जूत हुआ वो। हाँ। उसमें एक तरफ बड़ा होता है सारा सिस्टम। हाँ, वो पड़ा पूरा हाँ, वो लगा, जब वो लगा तो ध्यान छोड़ा ना कितने जूते लग गए। हाँ। ये कभी नहीं होता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात थी जब मैंने इनका इंटरव्यू सुना जी, धर्मेंद्र जी वाला। हाँ हाँ। तो ये तो एक सारा बवंडर था। ये किसने रचा है ये तो देखो वही बता सकते हैं। अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश थी कि जिस तरीके से 25 सितंबर की जो रैली होती है रोहतक में, और जिस तरीके से अभय सिंह का कहना है कि मेरा ग्राफ बढ़ रहा था, मेरी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा था, तो आखिर छवि को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए प्लांटेड तरीके से काम किया गया। देखो, अभय सिंह की और अजय सिंह की छवि में रात दिन का फर्क है। अभय सिंह, आपने तो दोनों के साथ आप रहे हो, मतलब कितना मैंने देखा है दोनों का। अभय सिंह स्पष्ट विचारों का इंसान है, मतलब गर्म स्वभाव का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभय सिंह की यूएसपी भी है, अगर वो खोटे हैं तो सबके सामने है, और अगर वो नॉर्मल कोई बात करे तो भी सबके सामने है, यानी कि कोई बनावट ही नहीं है। अगर गुस्सा करेंगे तो भी सामने करेंगे, कोई बात होने वाली होगी। यानी कि इस बात को हम इस तरीके देख सकते हैं कि अभय सिंह को इस बात का फायदा मिल रहा है, तो नुकसान भी इसी बात का होता है कि वो जो है वो कह देते हैं। देखो, पहले जो राजनीति होती थी ना साहब, वो बड़े साधारण तरीके से होती थी, पैसे नहीं कमाते थे। अब जो राजनीति होगी वो पैसे की होगी, धन और बाहुबल की राजनीति होगी। आपको जैसे कोई रैली करनी है तो पहले तो लोग अपने साधनों में जाते थे जी। अब आपको रैली करनी है तो आपको साधन लेके जाने पड़ते हैं, सारी सामग्री देनी पड़ती है, सारी चीज देनी पड़ेगी, खाना भी, दारू भी, सारी चीज देनी पड़ेगी, और सारे नेता करते हैं। अब तो ये भाई कोई कह दे मैं कामयाब हो गया, इवेंट मैनेजमेंट होगी रैली। हाँ, मैनेजमेंट होगी। तो उस टाइम ये तो एक जो इनका चल रहा है। अब यूं आप मान के आरएस यादव वाली बात मैं एक और आपसे कमेंट चाहूंगा कि जिस तरीके से उनकी पत्नी जो पहले जज होती थी, हालांकि उन पर भी मामले चले और लंबे समय तक वो जिस तरीके से प्रकाश, उन्होंने भी कहा कि मुझे चंदा दो, मैं कहीं ना कहीं अभय सिंह के खिलाफ केस करूंगी। वो भी 100 करोड़ का दावा करने वाली थी, मैंने पढ़ा था उसका जी। वो भी चंदा इकट्ठा कर रही थी और लोग लिख भी रहे थे उसके ऊपर। लेकिन उससे खुद से ये पूछो, 95 में आपको बर्खास्त किसने किया था? 1995 में वो बर्खास्त हुई थी जुडिशरी से जी। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसका बर्खास्त किया था, और अभी तक वो बर्खास्त ही है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो वो तो जिसका खुद का घर कांच का हो ना, उसको दूसरे के
घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। भाई आप RS यादव की कोई सी बढ़िया छवि कौन थी, भी ईमानदार वाली छवि रही हो, और उसकी वाइफ की ईमानदार वाली छवि कौन थी? बकायदा मेरे को जयप्रकाश जेपी ने बताया, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने और भी कई साथियों का नाम बताया, प्रोफेसर सतबीर का नाम लिया, कईयों का नाम लिया, कि किस तरीके से RS यादव ने और भी लोगों पर इस तरह के मुकदमे बनाए थे। मतलब ऐसी बातें और भी सामने आई हैं कि आखिर कैसे सत्ता का मिसयूज करके कैसे झूठ कहीं न कहीं चीजों को बना दिया जाता था। इस सत्ता का तो कह रहा हूँ कि सारे पॉलिटिशियन करते थे और आज भी करते हैं। आज भी कोई करता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले माफी मांगी जितेंद्र राणा ने, DSP जितेंद्र राणा ने, मेरे ख्याल में 6 महीने ही हुए। हाँ बिल्कुल, वो सिरसा में कार्यक्रम था माफी और बकायदा CM ने ये बयान दिया कि पुलिस वालों को अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करनी चाहिए, जबकि पुलिस एसोसिएशन खिलाफ भी हुई सरकार के, CM के, सारी चीजों के, कि आखिर इस तरीके से कैसे हो सकता है। उन्होंने बकायदा सफाई दी कि ना तो उनका VIP लिस्ट में नाम था, ना उनके पास कोई आई कार्ड था, तो इसलिए उनको जाने दिया। लेकिन CM कह रहे हैं कि आप आयोजन करता हुआ रोक रहे हो तो कैसे काम चलेगा। अभी मैं एक बयान पढ़ रहा था, 4 दिन पहले आया था, अभी उसने OP सिंह DGP ने सिक्योरिटी वापस ले ली 70 लोगों की। JJP नेताओं का नाम ज्यादा उसमें 70 लोगों की सिक्योरिटी ली है। JJP वाले तो खाम खाई अपने आप बोझ में हो रहे हैं। अच्छा, 70 लोगों की सिक्योरिटी वापस काफी ली है लोगों की और 220 कर्मचारी हटाए हैं। अब ये बताओ, सज्जल जैन को भी सिक्योरिटी दे रखी 4.5 साल, अर्बन स्टेट में रहता है जी, कोई पद नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब उसका, वो सिर्फ एक पैसे इकट्ठे करता है, लाइजनिंग का काम करता है, कहाँ तहसीलदार लगवाना था, कहाँ किसके काम करवाने थे, उसको भी सिक्योरिटी दे रखी थी। अब दिग्विजय को सिक्योरिटी दे रखी थी, तो दिग्विजय कौन सा कोई MLA बनाया? इलेक्शन जरूर लड़े उसने, जीता तो कोई को नहीं आज तक। 3 इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं। अब वो फैजलपुरिया है, राहुल फाजिलपुरिया, कलाकार है, JJP का नेता भी। नेता की बात छोड़ो, आप कलाकार है तो आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखो। बाकी भी रखते हैं, सारे प्राइवेट रखते हैं। वो जब सिक्योरिटी तब जाती जब आपको किसी ने ज्यादा गैंगस्टर का खतरा है या और खतरा है। एक तरफ ये नेता कह देते हैं कि हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हमारी सुरक्षा जनता करेगी, फिर कहीं न कहीं रोते भी है, सिक्योरिटी भी मांगते हैं। मतलब ये दोगला चेहरा। देखो, पहले मैं वही बात करूं ना, पहले राजनेता पैसे नहीं कमाता था, इज्जत कमाता था। ये जितने भी नेता बन रहे हैं ना, ये काटे कॉलोनी, ना ट्रांसफर बंद और नौकरी बंद। आम पब्लिक को ना इन्होंने हॉस्पिटल में देखना के होने लग रहा है, ना इन्होंने स्कूल देखने कहाँ डूब रहे हैं। अब देखो, मुख्यमंत्री धन्यवाद रैली कर रहे हैं, साथ में मतलब गांव सारा डूबा पड़ा। आज तक मतलब पानी नहीं निकला उस गांव का। मैं कल भी गया था, कल भी देखा मैंने, वहां बिजाई नहीं हुई अभी तक, और मुख्यमंत्री धन्यवाद दौरा भी कर गया। तो मतलब राजनेताओं की खुद की कमी है ना ये, भाई आप किसी को कुछ कर ही नहीं रहे, सर जनता को कुछ दे ही नहीं रहे, जनता कैसे आपके साथ लगेगी। और फिर इनका तो काम एक ही पॉइंट हो गया। आज देखो, हांसी में वाला मंत्री है वो न्यारी MLA विधायक है, वो न्यारी कॉलोनी काटन लाग रहा है। उराला मंत्री न्यारी कॉलोनी काटता है। बरवाड़ा में वो एक क्या नाम है, लहर वाला पत्रकार, हरियाणा लहर, उसने दे रखी हुई 1 करोड़ 18 लाख रुपए लगा दिए कॉलोनी में, और मतलब काट रहे हैं अपनी जेब से और पैसे सरकार के लगा रहे हैं। मतलब पूरी सौदेबाजी चल रही है, जेब गर्म कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना उड़न खटोला में रहा, सारा दिन जरूरत को नहीं, उनका तो काम। अनिल विज ने भी बोल दिया था कि उड़न खटोले की बजाय नीचे उतरने की जरूरत है। आज एक और मजे की बात जी, किसी भी राजनीतिक आदमी ने सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाना। ये जब बीमार होंगे, आज मैं देख रहा था बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं दिल्ली, आज कृष्ण पवार का दे रखा था, अभी मंत्री जी बीमार हो गए और फोर्टिस मोहल्ली में चले गए। विज साहब 10 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे, कदे सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाया ना, वो हमेशा वहां जाते थे, वो फोर्टिस मोहल्ली में जाते थे ना। कोई भी, अच्छा कोई गुड़गांव का नहीं, मुख्य में जानता में जाएंगे। तो आज के तुमने यूं तो बता दो, ये काम किया होंगे, हरियाणा बने 59 साल हो गए, इन्होंने किया क्या है? जी जी जी, बिल्कुल। किसी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने उसकी रड़क काट दी, उसकी रड़क काट दी ऐसे। अब फिर बाद में ये IPS माफी मांग दे, फिर अब माफी मांगी है ना उसने, बिल्कुल माफी भी मांगी है, और उसने बकायदा फोन करके दोनों लिखित में भी, लिखित वाला तो आ ही गया सोशल मीडिया पे। इन्होंने दोनों भाइयों ने से इसने फोन पे ही माफी मांग ली। अच्छा, अभय सिंह और अजय सिंह को टेलीफोन पे बात की है। जो मेरा एक दोस्त गया था इसके, उसने मुझे बताया कि इसने दोनों भाइयों से पर्सनली माफी मांगी फोन करके। जी जी, तो चलो मतलब ये मामला निपट गया है फिलहाल। निपटना था, ये तो निपटना ने क्या था, 100 करोड़ का
मानहानि का दावा वो अपना प्रचार कर रही थी, उसकी घरवाली, और ये अपना कर रहे थे। जनता को भी समझना चाहिए, जनता को भी देखना चाहिए जी भाई आप किस, एक तरफ मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे थे मैं आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता, हाँ और इनको सुरक्षा इतनी दे रहे हो, जो ये पब्लिक में नुमाइंदे भी नहीं है, सो जी। कॉल्ड नुमाइंदे नहीं है। आज के दिन बीजेपी का जितने भी नेता है ना, जी। छुट भई नेता भी, अच्छा फिर एक्स एमएलए, एक्स एमपी, सबके पास सिक्योरिटी है, सबके पास ना हो बता दो, जी बिल्कुल है। इनको जरूरत क्या है सिक्योरिटी की? भैया आप इतनी सिक्योरिटी क्यों लेके घूमते हो? आज सबके मंत्रियों के, एमएलए के बेटे भी न्यारे वो बड़ा पायलट ले मतलब पुलिस का जो है सही जगह यूटिलाइज करना चाहिए, जहां जरूरत है हाँ। वहां लगाना चाहिए। थानों में आप बहुत बार बता चुके हो कि पहले इतने सारे कर्मचारी होते थे, बहुत घटा दिए, कम कर दिए। मतलब चौकियों की जहां जरूरत है, पुलिस लाइन की, वहां लगाया जाए। आम आदमी की सुरक्षा नहीं है, लेकिन इन माननीयों की सुरक्षा में सारा कुछ उजाड़ दिया सब पॉलिटिशियनों ने। जी जी। बाकी मेरी अपील आम जनता से, इन नेताओं के चक्करों में ज्यादा ना पड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पुनिया साहब। तो पूरे के पूरे विषय पर इन्होंने जो है वो अपनी बात रखी, और जो अभय सिंह चौटाला को लेकर जो प्रकरण RS यादव का जो हुआ, और पूरा का पूरा आपको पता है, आखिर इस तरह की ओछी बातें कहें या फिर कोई इस तरह का बहुत बड़ा आरोप लगाना, उसके बाद यू टर्न मार लेना, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? और जैसा पुनिया साहब ने बताया कि आखिर किस तरीके से सत्ता का मिसयूज पहले से ही होता रहा है, तो आखिर इसके नफा नुकसान किस तरीके के हैं, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।